अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बहुत ही प्यारा सा सिलसिलेवार नावल आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस खूबसूरत से नावल की पहली किस्त आपके लिए हाजिर है। वो इस तरह भी कैफियत में मुब्तला मुसलसल टांग हिला रहा था, ये चीज़ जानते हुए भी कि उसके सामने बैठे बर्ज़ल इब्राहिम को यह हरकत किस तरह नागवार गुजर रही थी। सुकून से खुद बैठोगे या मुझे कोशिश करनी होगी? बर्ज़ल इब्राहिम के स्पार्ट अंदाज पर वो सर हिलाता अपनी टांग पे हाथ रखकर जैसे उसे हिलने से रोक रहा था। ये उसकी शुरू से आदत थी कि वो जब परेशान होता था तो टांग हिलाना शुरू कर देता था, और कुछ आदतें चाहने के बावजूद भी नहीं छोड़ी जाती। ओके मिस्टर दानियाल, मैं आपका ये काम कर दूंगा। अब रकम सुलेमान के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिएगा। बर्ज़ल इब्राहिम ने कॉल मुनक़ता करके मोबाइल सामने टेबल पर रखा, नज़रों के फोकस में हैदर को लिया, जो कि अपना सांस सीने में अटकता हुआ महसूस कर रहा था। भाई भाई वो हकलाया था। बर्ज़ल इब्राहिम के दाईं जानिब खड़ा सुलेमान उसकी हालत से महजूज़ हो रहा था। सुलेमान, मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, मेरे आने तक एसपी की सारी डिटेल इस टेबल पर हो। बर्ज़ल इब्राहिम ने उठते हुए सुलेमान से कहा, जबकि हैदर ने जान छूट जाने पर शुक्र अदा किया, मगर अगले ही लम्हे उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। और हैदर की टाइगर के साथ रेस करवाओ, जो हार गया उसका अंजाम तुम लोग जानते हो ना। भाई प्लीज़ नहीं। हैदर जल्दी से मिन्नत करता उठकर उसके पास आया। हैदर, तुम्हें पानी पीकर ख़ुद को रेस के लिए तैयार करना चाहिए। मुझे यकीन है तुम हार कर मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे। हैदर का शाना थपथपाकर अंदर की जानिब बढ़ गया। सुलेमान ने तब का ज़ब्त किया हुआ कहकहा हवा के स्पुर्द किया। वैसे एक कुत्ते के साथ रेस लगाते अच्छे लगोगे तुम। सुलेमान के मुस्कुराते लहजे पर हैदर दांत पीस के रह गया, और उसके जहन के पर्दों में आज से 2 दिन पहले का मंजर घूम गया, जब सज्जाद ने टाइगर के साथ रेस लगाई थी और हारने की शक्ल में सज्जाद टाइगर का ही डिनर बन गया था। भाई एक बात कहूँ? जब वो 10 मिनट बाद आया तो सुलेमान ने एसपी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके सामने रखते हुए इजाज़त चाहिए, जो कि सर हिलाने की सूरत में दी गई थी। हैदर की पहली असाइनमेंट थी ये सज़ा उसके लिए ज़्यादा है। वो मेरा चचाजाद भाई है सुलेमान, मुझे इसका ख्याल है उसे सबक भी तो सिखाना है कि आइंदा वो किसी भी कोशिश में नाकाम ना हो। और फिक्र ना करो, टाइगर उसे हारने नहीं देगा। बर्ज़ल इब्राहिम की बात पर सुलेमान ने तशक्कुर भरी सांस खारिज की थी। एसपी नाज़र अवान। बर्ज़ल इब्राहिम ने टेबल पर पड़ी फाइल उठाई थी। भाई, अवान हाउस में टोटल 9 मालकान, 4 मुलाजिम हैं, जिनमें एसपी नाज़र अवान, उसकी बेगम महपारा बेगम, 2 बेटे एहसन और हसनैन अवान, जबकि एक बेटी फारिसा अवान, और शहज़र अवान, उसकी बेगम तंजीला, और 2 बेटे समर और कमर। बाकी की तफसील इस फाइल में मौजूद है। उनके कारोबार से लेकर उनके जिन जिन लोगों के साथ ताल्लुकात लेन देन है। सुलेमान के बताने पर एक नज़र फाइल पर डालता उठ खड़ा हुआ था। तो क्या ख्याल है, आज रात एसपी को कोई तोहफ़ा ना दिया जाए? अब उसने बर्ज़ल इब्राहिम के रास्ते में टांग अड़ाई है, कुछ तो इनाम बनता है ना। उसके लहजे में छुपी मायने खैजियत देखकर सुलेमान मुस्कुरा दिया। तो फिर मैं जाऊं? वो पूछने लगा। तुम नहीं सुलेमान, मुझे तारुफ करवाना है अपना। उसने हैदर से कहा था वो किसी बर्ज़ल इब्राहिम को नहीं जानता। अब उसे अपनी पहचान भी तो करवानी है ना। उसकी आंखों में जो सल्तपन नज़र आ रहा था, सुलेमान ने दिल ही दिल में एसपी के बच जाने की दुआ की थी। फारिसा, जब तुम्हारे बाबा ने मना किया था फिर भी क्यों तुमने अपना नाम लिखवाया? बताओ मुझे। महपारा बेगम कड़े तेवरों से उसकी तरफ बढ़ी थी, जो कि सहम गई थी। जब तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे बाबा को यूँ अकेली लड़की का कहीं भी जाना गवारा नहीं होता, कॉलेज ट्रिप पर मरी जाने की बात कर रही हो, वो भी 2 दिन के लिए। मम्मा प्लीज़, बस 2 दिन की तो। वह हल्का सा मिनमिनाई थी। महपारा की घूरी ने उसकी ज़ुबान को वहीं रोक दिया था। 2 दिन तो दूर, 2 घंटे की बात ही क्यों ना हो फारिसा। तुम जानती हो तुम्हारे बाबा जितनी मर्जी पढ़े लिखे आज़ाद ख्याल है, पर वो बेटी के मामले में बिल्कुल नहीं है। तुम्हें पढ़ने की इजाज़त दी बस इस सूरत दी गई थी कि तुम्हारा रिश्ता किसी ऊंची फैमिली में हो जाए और लोग तुम्हारे बाबा को बातें ना सुनाएं कि नाज़र अवान की बेटी अनपढ़ है। 14 साल हो गए तुम्हें पढ़ते हुए, क्या एक दफ़ा भी अकेली घर से बाहर जाने की इजाज़त दी गई? तो इतनी दूर तो तुम्हें कभी नहीं भेजेंगे, इसलिए फजूल की तकरार मत करो। महपारा बेगम के 2 टोक अंदाज पर आंसू पीती वहीं टिक गई। एक मोहम सी उम्मीद थी कि अब मंगनी हो जाने के बाद तो वो कहीं जा सकती थी, पर महपारा बेगम ने वो भी ख़त्म कर दी थी। फुप्पो, आपके किए की सज़ा कब तक मुझे मिलेगी?
دل گرفتگی سے دل ہی دل میں عائشہ پھپھو سے مخاطب ہوئی۔ 2 ماہ صبر کر لو، شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان کیا پوری دنیا دیکھنا۔ ماہ پارا نے اس کے لٹکے منہ کو دیکھ کر اسے ایک اور امید کی کرن تھمانی چاہیے۔ کیا پتہ ماما، اس سونے کی پنجرے سے نکل کر دوسرے گھر جاؤں تو وہ بھی فارسہ کے لیے ایک پنجرہ ہی ہو، جس میں مجھے بس اپنی مرضی سے سانس لینے کی اجازت ہوگی۔ اپنی خواہش کے ٹوٹ جانے پر وہ خود بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی تھی۔ ماہ پارا بیگم کے دل پر لگی تھی، وہ نم آنکھوں سے اس کی پیشانی چومتی اسے اپنے ساتھ لگا گئیں۔ ایسا کیوں سوچتی ہو تم؟ ہادی امریکہ سے پڑھ کر آئے، بہت آزاد خیال، زندگی کو جینے والا ہے، دیکھ لینا، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ کئی دفعہ وہ اشاروں میں تم سے بات کرنے کا کہہ چکا ہے، تمہارے بابا کی وجہ سے میں چپ ہو جاتی ہوں۔ کل تو وہ تمہیں موبائل گفٹ کرنے کا بھی کہہ رہا تھا، میں نے منع کر دیا کہ 2 ماہ تو رہ گئے شادی میں، تب ہی دے لینا، پھر تم بھی موبائل سے اپنی تصویریں بھی بنانا اور دوستوں کے ساتھ بھی گپ شپ کرنا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ ماہ پارا بیگم نے اس کی جھولی میں امیدوں کے نئے جگنو ڈالے تھے، وہ بھی آنکھوں میں مستقبل کے خوشنما سپنے بنتی مسکرا دی تھی۔ پھر کیا میں یونیورسٹی سے ماسٹرز بھی کر لوں گی؟ اس کے مسکراتے لہجے پر انہوں نے مسکراتے سر ہلا دیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، اوان ہاؤس کی ساری سیکیورٹی پہلے سے ہی دیکھ چکا تھا، اس لیے کمال مہارت سے دیوار پھلانگتا لان سے گزرتا وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تو چوری چپکے بھی ناظر اوان کے روم میں جا سکتا تھا، مگر وہ بے خوف ہو کر اپنے دشمن کو خوف زدہ کرتا تھا۔ تفصیلی نگاہوں سے حال کا جائزہ لیتا پانی پینے کے خیال سے کچن میں گیا، فریج سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس پکڑا، پانی ڈال کر منہ سے لگاتا پانی چڑھا گیا۔ دشمن کے گھر کا پانی پی لیا ہے تم نے برزل ابراہیم، کیا اب اس پانی کو حلال کرو گے؟ وہ خود سے بولتا، گلاس واپس رکھتا، باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ کچن کی طرف آتے کسی وجود کو محسوس کرتا وہیں رک گیا اور آنے والے کا انتظار کرنے لگا۔ قدموں کی رفتار سے اتنا تو اسے بخوبی علم ہو گیا تھا، کچن کی طرف آتا نسوانی وجود تھا۔ عورتوں کی چیخ و پکار کو برداشت کرنے کا ذرا موڈ نہیں برزل ابراہیم، وہ بڑبڑایا۔ تبھی فارسہ اوان نے کچن میں پاؤں رکھا تھا اور 6 فٹ سے نکلتے قد والے ایک انجان آدمی کو اپنے کچن میں دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، اس قدر بھونچکی رہ گئی تھی کہ اس کے حلق سے چیخ تک نہ نکل سکی تھی۔ جبکہ دوسری طرف برزل ابراہیم نے گہری نگاہوں سے اس فریز ہوئی لڑکی کو دیکھا تھا جو اپنی چیخ حلق میں ہی دباتی اسے حیران کر گئی تھی۔ مجھے بہت کم لوگ حیران کرتے ہیں، جن میں تم بھی شامل ہو چکی ہو۔ اچھا لگا تمہارا چپ ہونا، کیونکہ اگر تم ذرا بھی آواز نکالتی تو جان سے جاتی۔ برزل اسے سراہتا پسٹل نکال کر شیلف پر رکھ گیا۔ فارسہ جو پہلی ڈر سے دم سادھے کھڑی تھی، پسٹل کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی وہ اس کے آخری الفاظ پر خوف سے سفید پڑ گئی تھی۔ تم چور ہو؟ فارسہ ہکلائی۔ تمہاری سالی شان گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں جو میرے کسی کام کا ہو، سوائے تمہارے باپ کے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ اپنے بابا کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ ایک سوچ اس کے ذہن میں آئی، شاید کوئی مجرم جو اس کے باپ سے بدلہ لینے والا تھا۔ کیا تمہارا باپ بھی تمہاری طرح ڈرپوک ہے؟ پھر تو ذرا مزہ نہیں آنے والا مجھے۔ پسٹل کو دوبارہ اپنی جیب میں رکھتا اور باہر نکلنے لگا، مگر پھر کچھ یاد آنے پر اس کی طرح مڑا، کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ واپس مڑتا دیکھ کر لرزنے لگی۔ بنا کوئی آواز نکالے یہیں بیٹھ جاؤ، جب تک میں تمہارے باپ سے نہ مل کر آؤں تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کر کیا، زور زور سے سر ہلاتی وہیں کرسی پہ ٹک گئی۔ برزل کو یقین تھا وہ جس قدر ڈری سہمی تھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی، اس لیے وہ ایس پی ناظر اوان کے کمرے کی فوٹیج اپنے ذہن میں لاتا سیڑھیوں کی طرح بڑھا، دائیں طرف مڑا جہاں ایس پی ناظر اوان کا روم تھا۔ کھڑکی سے اندر جانا بری بات برزل، میاں بیوی کی پرائیویسی کا خیال رکھا کرو۔ کھڑکی سے ہٹتا دروازے کا ناک کرنے لگا اور تمیزدار بن کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اگر یہاں حیدر یا سلیمان ہوتے تو اس کے مینرز پر حیران رہ جاتے۔ 2 دفعہ دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا تھا۔ ماہ پارا بیگم رات کے اس پہر جہاں دروازہ ناک کرنے پر حیران ہو کر اٹھی تھی، وہ بھی فارسہ کا خیال کر کے کہ وہ کئی دفعہ رات کو ڈر جاتی تھی، مگر سامنے کھڑی سجنبی کو دیکھ کر وہ بھی ششدر رہ گئی تھی۔ ہیلو، آئی ایم برزل ابراہیم۔ اصل میں مجھے آپ کے شوہر سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، آپ براہ مہربانی 5 منٹ کا ٹائم دیں اور کچن میں جا کر پانی پی کر خود کو پرسکون کر لیں اور اپنی بیٹی کو بھی ریلیکس کریں۔ شکریہ۔ وہ جتنے آرام و سکون سے بولتا اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر گیا تھا، ماہ پارا بیگم کو اتنے زور کا کرنٹ لگا تھا۔ یہ چور؟ فارسہ کا خیال آتے وہ کچن کی طرف بھاگی تھی۔
دوسری طرف برزل نے آرام سے سوئے ناظر اوان کو گھورتے ہوئے دیکھا اور جب اسے اٹھایا تو اس کی حالت میں ماہپارہ بیگم سے مختلف نہیں تھی۔ تم ہو کون؟ اتنی جرت کہ ایس پی اوان کے گھر تک آ گئے؟ ناظر اوان نیند بھگاتا اٹھ کر پسٹل پکڑنے لگا جو کہ پہلی برزل کے قبضے میں جا چکا تھا۔ گڈ کوئسچن، میں برزل ابراہیم ہوں۔ جرت تو ابھی دیکھی کہاں ہے تم نے میری؟ دوسری بات، تمہارے گھر تک نہیں، تمہارے کمرے میں موجود ہوں۔ کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھتا اسے غصہ دلا کیا۔ اوہ، تو تم ہو برزل ابراہیم۔ تمہارے کارندے کو پکڑا تو تم اس کی تڑپ میں یہاں تک آ گئے۔ اب جو میرے گھر تک آئے ہو اس کی سزا بھی ملے گی، تم جانتے نہیں مجھے۔ ناظر اوان نے اپنے خوف پہ قابو پا لیا تھا، آخر پولیس والا تھا، اس طرح کے کاموں سے کئی دفعہ پالا پڑا تھا، مگر برزل ابراہیم کے طریقے پر وہ ڈر ضرور گیا تھا۔ ایک بات، وہ میرا کارندہ نہیں، بھائی تھا۔ دوسری بات، تم نے اسے پکڑا، 5 منٹ بعد اسے چھوڑ دیا۔ کیسے چھوڑا اسے یہ بھی تم جانتے ہو۔ تیسری بات، میں غلطی ایک دفعہ معاف کرتا ہوں۔ اور آخری بات، میرے راستے میں آنے کی بھول دوبارہ ہرگز نہ کرنا ایس پی، ورنہ اس پر نتیجہ برا ہوگا۔ ووٹ کھڑا ہوا تھا۔ تم یہ تو جانتے ہوگے کہ کسی پولیس والے کے گھر آنا، اسے دھمکانے کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ ایسا کیس بنا دوں گا کہ تم… وہ اپنی وردی کا روپ ڈالنے لگا۔ برزل کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا جیسے کسی بچگانہ بات پر مسکرایا جاتا ہے۔ پر افسوس کہ تم میرے خلاف ہر کوشش میں ناکام ہو جاؤ گے۔ خیر، اب چلتا ہوں۔ پسٹل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا۔ ناظر اوان نے جلدی سے پسٹل پکڑنا چاہا، برزل نے پھر سے پسٹل اچک لیا۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم پھر سے کوئی بے وقوفی کرو گے۔ ادھر آؤ۔ برزل ابراہیم اس کے لیے ونڈو کے پاس آئے، جس کے باہر گیٹ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، جہاں اس کے باڈی گارڈز کو برزل کے بندے گھیرے بیٹھے تھے اور 2 لوگ اس کے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ پہ پیچھے سے وار کرو گے تو بچ جاؤ گے؟ یہ لوگ 1 منٹ میں تمہاری فیملی اور گھر کو بھون ڈالیں گے، اس لیے سوچ سمجھ کر اب برزل ابراہیم کے راستے میں آنا، کیونکہ اب کی بار میرا کوئی بھائی نہیں، میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ اس کا پسٹل اس کے ہاتھوں میں تھماتا پورے اعتماد قدموں سے چلتا اس کے کمرے سے نکلنے لگا۔ ایس پی اوان نے پہلے پسٹل اس کی پیٹھ پہ تانا، اس کا ہاتھ ٹریگر پر کانپنے لگا تو غصے سے پسٹل بیڈ پہ پھینک دیا۔ برزل ابراہیم لمبے لمبے ڈگ بھرتا نیچے آیا تو اوان ہاؤس کی ساری فیملی باہر موجود تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہے ہمارے گھر آنے کی؟ احسن کا جوان خون گرم ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف لپکتا، برزل ابراہیم کے پسٹل کی نوک نے اسے وہیں روک دیا تھا۔ مجھے اس طرح کی بدتمیزیاں کچھ خاص پسند نہیں، اسپاٹ لہجے میں بولا اور ایک سرد نظر سب کے چہروں پر ڈالی جو خوف سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اور تم جو ہمارے گھر… احسن، خاموش ہو جاؤ، کوئی نہیں آئے گا اس کے راستے میں۔ ناظر اوان کی آواز پر احسن نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ برزل نے پسٹل اپنے بلیک لیدر کی جیکٹ میں رکھا اور آگے بڑھ گیا، مگر پھر اس کے قدم رکے تھے۔ فارسیہ جو ماہپارہ بیگم کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی خود پہ نظر پڑتے دیکھ کر چھپنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میں نے تمہیں وہیں کچن میں رکنے کا کہا تھا۔ تم نے ثابت کیا تم ڈرپوک ہونے کے ساتھ ساتھ نالائق بھی ہو۔ اس کی سزا ملے گی تمہیں فارسیہ اوان، انتظار کرنا۔ وہ اس پر گہری نگاہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ بھائی، آپ نے ہمیں باہر رکنے کا کیوں کہا تھا؟ گاڑی میں بیٹھتے سلیمان نے پوچھا۔ اندر تم لوگوں کی ضرورت نہیں تھی، گاڑی چلانے کا اشارہ کر کیا۔ ایس پی نے میڈیا کے سامنے اپنی واہ واہ کے لیے حیدر کو نہیں پکڑا تھا، وہ رئیس کے آدمیوں کو بچانا چاہتا تھا۔ ایس پی کا کچھ لنک ہے ان کے ساتھ، پتہ کرو۔ جی بھائی، پر سب سے پہلے مجھے فارسیہ اوان کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے۔ برزل ابراہیم کی بات پر سلیمان نے چونک کر دیکھا، اسے برزل کے منہ سے شاید اس بات کی توقع نہیں تھی۔ 10 سال ہو گئے تھے انہیں ساتھ کام کرتے، کبھی بھی برزل کے منہ سے کسی لڑکی کا نام نہیں سنا تھا۔ جی بھائی۔ اپنی حیرت پر قابو ڈالتا وہ مؤدب انداز میں گویا ہوا تو برزل اپنے موبائل کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگا۔ برزل کے جانے کے بعد وہ سب ناظر اوان کی طرف لپکے تھے، جبکہ ماہپارہ بیگم فارسیہ کی طرح مڑی جو ابھی تک برزل ابراہیم کی آخری بات کے خوف کے زیر اثر تھی۔ تم ڈرو مت، صرف دھمکا کے گیا ہے، تمہارے پاپا ہیں نا، وہ سب سنبھال لیں گے۔ ماہپارہ بیگم نے اسے خوف سے نکالا تھا۔ بابا، یہ کون تھا جس کی اتنی ہمت کہ وہ اس ٹائم ہمارے گھر میں آ گیا؟ احسن کا غصے سے برا حال تھا۔ ایک مجرم تھا بس۔ جاؤ تم لوگ اپنے اپنے کمروں میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ ناظر اوان کی پرسوچ نگاہیں کہیں ٹکی ہوئی تھی۔ کیسے سو جائیں بھائی صاحب، پہلی دفعہ آپ کی موجودگی بھی اس خوف کو ختم نہیں کر پا رہی۔ کوئی اتنی آسانی سے ہمارے گھر میں آ گیا، کل کو ہماری جان تک لے جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟
शाहज़र आवान की बात पर बाकी भी मुत्तफिक हुए थे। ऐसा नहीं होगा, तुम लोग सुकून से जाकर सो जाओ। वो इस वक्त सवाल जवाब के मोड में नहीं थे, इसलिए सबको कहते बाहर गार्ड्स की बासपुरस करने की तरह बढ़े। सुलेमान फ़ारसी आवान की तफसीलात लिए अंदर की जानी बढ़ा कि हैदर को टाइगर से प्यार करते देखकर रुका। मेरे शहजादे, मेरे टाइगर, तुमने साबित कर दिया तुमने मेरा नमक खाया। मुझसे हार कर तुमने मेरा दिल जीत लिया मेरे लाल। हैदर के पुचकारने पर सुलेमान कहकहा लगा क्या। हैदर उसकी मौजूदगी पर कुछ खफीफ सा होता उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे जैसे भाई से टाइगर अच्छा है। हैदर को उसके दांतों की नुमाइश एक आंख ना भाई थी। वो तो मैं देख ही चुका हूँ। इतना भी प्यार ना जिताओ पराई चीज़ से। ये भाई का वफादार है, अब की बार कुछ ऐसा किया तो ये भी माफ़ नहीं करेगा। सुलेमान के कहने पर मुँह लटका क्या। उस एसपी को मैंने माफ़ नहीं करना। हैदर ने गुस्से से मुट्ठियाँ भींच लीं। तुम उसकी फ़िक्र ना करो, उसे भाई खुद देख रहे हैं। तुमने ये असाइनमेंट पे काम करो बस। सुलेमान के कहने पर वो सर हिला गया। सुलेमान हाल में आए जहाँ उसे मिस जोना मिली। भाई कहाँ हैं? वो पूछने लगा। सर इस वक्त जिम में है। उसके बताने पर जिम की तरफ बढ़ गया। भाई ये मिस सावान की इन्फॉर्मेशन। ब्लैक ट्राउज़र ब्लैक टी शर्ट में मलबूस बरज़त इब्राहिम से बोला, जो कि तौलिए से मुंह पर आया पसीना साफ़ करता उसे गले में डालकर पानी की बोतल मुँह से लगा क्या। बोलो। फ़ारसिया आवान नाज़र आवान की इकलौती बेटी है। इसी शहर के गर्ल्स कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही है। पढ़ाई में अच्छी है, इसके बावजूद किसी अच्छे इदारे में नहीं गई। वो सुबह 8 बजे अपने ड्राइवर के साथ कॉलेज आती है, 1 बजे वापस। सिर्फ घर तक महदूद है। अगर कभी शॉपिंग करने भी गई है तो अपनी मदर के साथ। इसके अलावा वो कहीं इतना आती जाती नहीं। हत्ता कि वो ना किसी स्कूल ट्रिप ना किसी कॉलेज ट्रिप के साथ गई है। सुलेमान की बात पर उसने सर हिलाया था। और कुछ? सवालिया निगाहों से इसे देखा था। 6 माह पहले उसकी मंगनी रॉयल इंडस्ट्री के मालिक के छोटे बेटे हादी अंसार के साथ हुई थी। 2 माह बाद शादी का प्लान है। आज तक वो अपने फियांसी से ना मिली हैं ना कोई बातचीत, क्योंकि उसे मोबाइल की सहूलत नहीं दी गई। मंगनी के बारे बताते हुए सुलेमान ने गौर से इसके चेहरे की तरफ देखा था, जो बिल्कुल बेतासुर था, कुछ भी अक्स करने में नाकाम रहा था। ओके, तुम जाओ अब। सुलेमान को जाने का कहकर टाइम देखने लगा। घड़ी 10 बजा रही थी। तो आज मिलते हैं तुमसे फ़ारसिया आवान। वो इसका खौफज़दा चेहरा आंखों के सामने लाता मुस्कुराया था। नाज़र आवान शदीद गुस्से के ज़ेर असर था। बात छोटी भी नहीं थी। बरज़ल इब्राहिम एक एसपी के घर में न सिर्फ आसानी से दाखिल हुआ था, बल्कि नाज़र आवान को अपनी बेखौफी का खुला चैलेंज करके गया था। और यही चीज़ नाज़र आवान को सुकून नहीं लेने दे रही थी। रात को कौन आया था या क्या हुआ था, ये बात इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं नहीं चाहता लोगों को हम पर हंसने का मौका मिले और आगे किसी और की हिम्मत पड़े अवान हाउस की तरफ निगाह करने की। सुबह नाश्ते की टेबल पर नाज़र आवान ने सबको बावर करवाया और अपनी कैब पकड़ता पोर्च की तरफ बढ़ा। मैं सिक्योरिटी बढ़ा रहा हूँ, फिर भी अब आंखें खोल के रहना तुम लोग। अपने सिक्योरिटी गार्ड को घूरने लगा, जो नादिम सा होकर सर झुका गया। वो कहना चाहता था कि जब एक एसपी होकर आप बेबस हो चुके हैं तो वो बेचारा क्या कर सकता था। कह नहीं सका, क्योंकि कहने की सूरत में नौकरी क्या दुनिया से भी जा सकता था। क्योंकि नाज़र आवान इस वक्त एक ज़ख्मी शेर की तरह फड़फड़ा रहा था, जिसके जंगल में ही कोई उसे मात देकर गया था। ऑफिस आकर इसने सबसे पहले एसएचओ नसीम को बुलाया था। बरज़ल इब्राहिम के बारे में जो कुछ जानते हो या जो कुछ भी मिले जल्दी से मेरी टेबल पर ला कर रखो। 15 मिनट हैं तुम्हारे पास। सख्ती से ऑर्डर करता उसे जाने का इशारा किया और अपने मोबाइल से रईस का नंबर ही डायल किया। नहीं, मुझे खुद ही हैंडल करना होगा। एक काम से आदमी के साथ लड़ने के लिए मुझे रईस की ज़रूरत नहीं। कॉल काटते हुए मोबाइल टेबल पर रखा और बरज़ल इब्राहिम के बारे में सोचने लगा, जिससे उसकी आंखें गम और गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। तुम नहीं जानते बरज़ल इब्राहिम, तुमने शेर की कछार में हाथ डाला है। बचना नामुमकिन है। अब तुम्हारा ऐसी सज़ा दूंगा कि साथ पुश्ते याद रखेंगी कि नाज़र आवान के घर में घुसने का क्या अंजाम होता है। उससे मुखातिब होता ज़ोर से टेबल पे हाथ मार किया। नसीम के आने पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। सर, बरज़ल इब्राहिम गाड़ियों के शोरूम 20 का ऑनर है। पाकिस्तान में टोटल इसकी 9 ब्रांचेस हैं, जो हर बड़े शहर में हैं। बाहर के मुल्कों के साथ भी उसका लेन देन है। 20 पैलेस में अकेला रहता है। माँ बाप मर चुके हैं और सिवाय एक चचाजाद के उसका कोई रिश्तेदार नहीं। सुलेमान उसका राइट हैंड है, जो उसके तमाम मामलात पे नज़र रखता है। नसीम की इन्फॉर्मेशन पर नाज़र आवान सरनफ़ी में हिलाता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। एक एसपी के घर में बिला खौफ घुसने वाला एक आम आदमी तो नहीं हो सकता। उसकी बुड़बुड़ाहट पर नसीब ने नासमझी से उसे देखा था। उस दिन हैदर को पकड़ा था कि वो स्मगलिंग कर रहा था, तो फिर
सॉरी सर, बात काटने की माफ़ी चाहता हूँ, मगर हैदर ही वो बंदा था जिसने स्मगलिंग की निशानदेही की थी और उन बंदों को पकड़वाने के लिए वो उधर रुका था, मगर हमारी गलती की वजह से असल मुजरिम तो भाग गए और उसे हमने पकड़ लिया। हालांकि 5 मिनट बाद आते फ़ोन ने हमें उसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, मगर वो बेगुनाह। तुमसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दिया करो नसीम, जाओ यहाँ से। नाज़र अवान को उसका हैदर की फेवर में बोलना नागवार गुजरा था। झिड़कते बाहर की राह दिखाई। कुछ तो ऐसा है जो उसके बारे में पुलिस नहीं जानती, पता लगाना ही होगा, और ये काम दिलावर ही कर सकता है। उसने अपने ख़ास मुखबर का नंबर डायल करके मोबाइल कान से लगा लिया। वो ब्लू जीन्स पर वाइट टी शर्ट जेब तन किए शर्ट के कफलिंग्स को फोल्ड करता सीढ़ियाँ उतर रहा था। हैदर उसे देखता उठ खड़ा हुआ। आप कहीं जा रहे हैं? हैदर के सवाल पर बरज़ल इब्राहिम ने आईब्रोज काकर उसे देखा, जो गड़बड़ा गया था। मेरा मतलब है, आपने आज मुझे लंच बाहर करवाने का बोला था। मैं मिस जोना के हाथ के बदजायका। इससे पहले अपना जुमला मुकम्मल करता मिस जोना के नमूदार होने पर वो ज़ुबान को रोक गया था, मगर बरज़ल इब्राहिम ने उसकी कोशिश को अपने पाँव से कुचलते हुए खुद ही इसका भांडा फोड़ दिया था। सुन लिया आपने मिस जोना? आप मेरी गैर मौजूदगी में जो इसे चटपटे खाने बना बना कर खिलाती है ना, ये उनका सिला है। बरज़ल इब्राहिम ने पलट कर मिस जोना का, जबकि हैदर का दिल किया कि अपना सर किसी भारी चीज़ से टकराते, क्योंकि सामने वाले का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। मेरा वो मतलब नहीं था मिस जोना। हैदर जल्दी से उसके करीब आया था। आखिर एक वाहिद मिस जोना ही तो थी जो उसके मान लेती थी। जी क्या मतलब था आपका सर हैदर? मिस जोना की आंखों में हल्की हल्की खफकी देखकर हैदर बेचारगी से बरज़ल को देखने लगा, जो कि इसकी हालत से काफ़ी महजूज हो रहा था। मेरे ख्याल में मिस जोना, आज से 2 हफ्ते तक आप हैदर की हर फरमाइश को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दें तो ही बेहतर है। इतनी तो सज़ा बनती है आपके मेहनत से बनाए गए फ़ास्ट फूड और बारबेक्यू की तौहीन पर। जी बिल्कुल सर। सर हिलाती चली गई तो बरज़ल इब्राहिम ने मुस्कुराती नज़र हैदर पर डाली। मुँह लटकाए बैठ गया था। हैदर ने तो बस इसके साथ लंच पर जाने की वजह से कहा था, वरना मिस जोना की खानों की वजह से ही तो वो ज़िंदा था। ये हैदर की ज़ाती राय थी अपने बारे में। मैं सोचता हूँ तुम्हें बाहर लंच करवाने के बारे में। फ़िलहाल तो तुम मिस जोना के हाथ के दाल चावल एंजॉय करो। उस पर अपनी शानदार मुस्कुराहट उछालता उसे तपाने का आखिरी पत्ता भी इस्तेमाल कर गया था और लंबे लंबे डग भरता लाउंज से निकलता चला गया। मामा पापा जाते मुझे इस पत्थर दिल बंदे के स्पोर्ट करके किस गुनाह की सज़ा दी है। हैदर की हालत इस वक्त उस इंसान की थी जो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार चुका था। फ़ारसी आवान गेट से बाहर निकलती अपनी गाड़ी की तलाश में नज़रें दौड़ाने लगी। जिस मखसूस जगह पर उसकी गाड़ी ड्राइवर इम्तियाज़ होते थे, आज वो जगह खाली थी, और इस कॉलेज में आए 4 सालों में ऐसा पहली दफ़ा हुआ था। ये अंकल कहाँ रह गए? कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डालती इधर उधर देखने लगी। तभी 10 कदम के फासले पर मौजूद बरज़ल इब्राहिम पर नज़र पड़ती उसकी हालत रात से कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। वो पथराई नज़रों से उसे देख रही थी, जो उसका तफसीली जायज़ा लेता उसके करीब आ गया था। फ़ारसी आवान जो उसे यहाँ अपने सामने देखकर जामिद हो गई थी, होश की दुनिया में आती कॉलेज के गेट की तरफ कदम मोड़ चुकी थी, मगर बरज़ल इब्राहिम के सर्द आवाज़ पर न सिर्फ उसके कदम थमे, दिल भी एक पल के लिए रुका था। तो तुम रात वाली गलती दोहराना चाहती हो? ओके वेल, मगर मैं एक दफ़ा ही किसी की गलती को लाइट लेता हूँ। अब की बार कॉलेज नहीं, तुम्हारे घर में तुमसे मुलाकात होगी। मेरे घर? बेयकीनी से बोली तो बरज़ल इब्राहिम ने पैंट की जेबों में हाथ फंसाकर रिलैक्स अंदाज में कहा, हाँ तुम्हारे घर पर, और इस दफ़ा तुम्हारे बाप के रूम में नहीं, सबके सामने तुम्हारे रूम में आऊँगा। वो कहकर इसके खौफ से पड़ते सफ़ेद चेहरे की तरफ देखने लगा। फिर उसकी निगाह उसके हाथ की दूसरी उंगली में पड़ी अंगूठी पर फिसली थी। क्या चाहिए? कनखियों से इर्द गिर्द गुजरते स्टूडेंट्स को देखती असल मुद्दे पर आई। असल में वो अपने ड्राइवर के आने से पहले इसे यहाँ से भेजना चाहती थी, क्योंकि वो कभी भी नाज़र अवान को अपनी तरफ से मशकूक नहीं करना चाहती थी, और इसकी वजह इसका ये खौफ था, जिसकी वजह से वो कभी अपनी सफाई पेश नहीं कर सकती थी, और ये खौफ उसके दिल और दिमाग में बिठाने वाला खुद उसका बाप था। इसीलिए वो कभी किसी के सामने खुलकर ना बात कर सकी थी, ना कभी अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ कर पाई थी। बस अपनी कम हिम्मती की वजह से, जिसका सबने फ़ायदा उठाया था, शायद बरज़ल इब्राहिम भी उठा रहा था। तुमसे कल रात के बारे में पूछने आया हूँ, तुम किचन में क्यों नहीं रुकी थी? बरज़ल इब्राहिम की निगाह दूसरी दफ़ा उसकी उंगली में पड़ी उस हीरे की अंगूठी से उलझी थी। चेहरा बेतासुर था। वो मैं मम्मा के साथ, उन्होंने कहा था। फ़ारसिया ने अपने दाएं जानिब खड़ी अपने क्लास फेलोज़ को देखा।
जो बर्ज़ल इब्राहिम को बड़े इश्तियाक से देखती, शायद नहीं यकीनन उसकी वजहात पर्सनैलिटी पर कमेंट्स दे रही थी। मेरा कहा ज़्यादा ज़रूरी था फारसी आवान, इसकी सज़ा मिलेगी। बर्ज़ल ने उसके रंग बदलते चेहरे पर अपनी निगाहें फोकस की। सॉरी सॉरी प्लीज़। इसकी कोई भी सज़ा सुने बगैर माफ़ी मांग गई, जिस पर बर्ज़ल ने गहरा सांस भरा था। वो उसकी माफ़ी नहीं चाहता था। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। यकदम एक फ़कीर दोनों के पास रुका, जिसकी आवाज़ पर फारसी डर के पीछे हुई थी। बाबा जी को कुछ दोगी नहीं तुम? बर्ज़ल की बात पर फारसी ने कुछ अचंभे से देखा। क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं। ये बर्ज़ल इब्राहिम कह रहा था, अगर यहाँ सुलेमान होता तो शायद चकरा के रह जाता। अगर हैदर ये सुन लेता कि बर्ज़ल इब्राहिम के पास कुछ नहीं, तो सदमे से शायद बेहोश हो जाता। मैं क्या दूँ? फारसी अपने हाथ में पकड़े नोटबुक को पीछे करती अपने कंधे पर लटके बैग में से तलाशने लगी। अगले ही पल वो ठिठक कर बर्ज़ल इब्राहिम को देख रही थी। उसके हाथ को पकड़ चुका था। ये लें बाबा जी, और दुआओं में याद रखिएगा। कमाल सादगी से उसकी उंगली से वो हीरे की अंगूठी उतार कर उस फ़कीर को देता पहले वाली पोजीशन में खड़ा हो चुका था। वो जो इस सारे अमल में फ्रीज़ हुई थी, बेयकीनी से उस फ़कीर को देखने लगी, जो ख़ुद भी उलझा सा इस अंगूठी को देखता आगे जा रहा था। वो मेरी अंगूठी, रुकें! वो सदमे और बेयकीनी की कैफियत से निकलती वो उस फ़कीर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। बर्ज़ल उसके रास्ते में खड़ा हुआ कि बमुश्किल उससे टकराते टकराते बची थी। क्या तुम्हारे बाप ने ये नहीं बताया कि फ़कीरों को जो चीज़ दी जाए वो वापस नहीं लेते, इससे वो नाराज़ होकर बद्दुआएं देते हैं? वो पुरसकून था जैसे बहुत बड़ा बोझ सर से उतर गया हो। फारसी तो अभी तक सदमे की हालत में थी। वो इसकी मंगनी की अंगूठी थी, उसे अच्छी तरह याद था। जब उसकी सास ने अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई थी तो कहा था, यह हादी ने स्पेशल दुबई से ख़रीदी थी फारिसा के लिए, वो भी पूरे 10 लाख की। इतना छोटा सा दिल एसपी की बेटी का, अफसोस की बात है। वो इसके तासुरात का जायज़ा लेता मायूसी से सर नफ़ी में हिला गया। फारिसा ने अब की बार नाम आँखों से उसे देखा था। वो रिंग मेरी नहीं थी। ओह, तो पहले बताना था। चलो कोई बात नहीं, जिसकी भी हो उसे सवाब ही मिलना है। वैसे वो कौन सा इतनी महंगी थी, यही कोई 1-2 हज़ार तक। मासूम दिखने की अदाकारी अच्छे से कर रहा था, क्योंकि बर्ज़ल इब्राहिम कभी मासूम बन नहीं सकता था। फारिसा उसे कहना चाहती थी रिंग कीमती थी, सबसे बड़ी बात कि मंगनी की थी, मगर उसके गले में जैसे आंसुओं का फंदा सा पड़ गया था। महपारा बेगम नाज़र अवान के मुतवक्के रद्द-ए-अमल को सोचकर परेशान हो गई थी। क्या कहेगी, उनको रिंग कहाँ गई? तुम्हारे अंकल के आने में 30 सेकंड रह गए, बाकी बातें अगली मुलाकात में सही। उसके नाम आँखों लरसते होंठों पर निगाह डालता चल दिया। फारिसा रिंग के गम में मुब्तला उसके अल्फाज पर गौर ही न कर सकी। बर्ज़ल इब्राहिम ने अपनी गाड़ी के पास आकर देखा, जहां उसका ड्राइवर गुमसुम खड़ी फारिसा के पास आ चुका था। यकीनन कार ख़राब होने का बता रहा था। बर्ज़ल ने मोबाइल पर कोई नंबर डायल किया और नज़रें गाड़ी की पिछली सीट पर बैठती फारिसा पर टिकाई। यासिर, मुझे डायमंड की रिंग चाहिए, आज रात तक। नहीं, डिज़ाइन मैं बताऊंगा, वैसी सेम होनी चाहिए और इसकी कीमत 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। कॉल बंद करता वो नज़रों से ओझल होती गाड़ी पर से नज़रें हटाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। फारिसा अवान सारे रास्ते रिंग की परेशानी, सबके सवाल जवाब पर सोचती हलकान होती आई थी। अपने बाएं हाथ को दुपट्टे की ओट में छुपाती हाल में बैठी तंजीला बेगम महपारा बेगम से सरसरी सलाम दुआ करती अपने कमरे में आ गई। मामा को पता चल जाएगा? नहीं, चची को पता लगेगा, वो पूछेंगी क्या कहूँगी मैं, गुम हो गई? नहीं, बाबा गुस्सा करेंगे। बुड़बुड़ाती दोनों हाथों को आपस में मसलने लगी। मुझे मम्मा को बता देना चाहिए। वो कॉलेज आ गया, फिर मेरे कॉलेज का कैसे पता लगा उसे? वाकई में शदीद परेशान थी, इसलिए उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा था, वरना उसकी सोच की सुई बस इसी सोच पर आकर ना रुकती। मैं क्या करूं, किससे मदद लूं? अगर बाबा को पता लग गया कि मैं उससे मिली थी या उसने मेरी रिंग फ़कीर को दे दी तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और चची लोग समझेंगे वो मेरी वजह से घर आया था। क्या करूं मैं? वो गहरे इस्तराब में मुब्तला गालों पे फिसलते आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ती बर्ज़ल इब्राहिम से आज दूसरा रिश्ता कायम कर गई थी। वो था नफ़रत का, और पहला रिश्ता जो इन 2 मुलाकातों में उभर कर आया था वो खौफ का था। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो उसके नाम से नावाकिफ़ थी, नावाकिफ़ ही रहना चाहती थी। फिर वो सारा दिन किसी न किसी बहाने से अपने कमरे में ही कैद रही थी। रात के डिनर के वक्त उसे नीचे आना पड़ा था। हाथ को दुपट्टे की ओट में करती, सबको सलाम करती चेयर घसीट कर बैठ गई। कुछ पता चला भाई साहब उस लड़के का? कौन था? क्या चाहता था?
तंजीला बेगम नाराज़ ज़बान से पूछने लगी। उनकी बात पर फारिसा अपनी जगह चोर सी होकर रह गई। मैंने सुबह भी कहा था कि वो एक मुजरिम था, मुझे धमकाने यहाँ तक आ गया था। उसके साथ क्या करना है ये भी मुझे पता है। आप लोग बेफिक्र होकर रहें। नाज़र अवान ने दो टोक बात करके अपनी तवज्जो खाने की जानिब मबजूल की। बाबा बेख्तियार पुकार बैठी थी। जिस तरह उन्होंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा था, उसके अल्फाज इसके मुँह में ही दब गए थे। क्या बात थी? बेजारी से बोले। फारिसा की आंखें पुल नम सी हो गई। नाज़र अवान अपने अंदाज से हमेशा उसे बावर करवाता था कि वो उसके लिए आम है और रहेगी। अब बोल भी चुको कमअकल लड़की। अब तो उनके लहजे में नागवारी साफ महसूस की जा सकती थी, जिसको महपारा बेगम ने तासुफ से देखा था। बाकी सारे इस चीज़ से लाताल्लुक़ होकर खाने में मसरूफ़ थे। वो मेरे कॉलेज में कंपटीशन है, बॉयज़ कॉलेज के साथ में। हरगिज़ नहीं, एक दफ़ा कह दिया तुम बस कॉलेज घर की हद तक रहोगी तो फिर, और बात ख़त्म। वो पानी का गिलास मुँह से लगा के फारिसा ने डुबडुबाई आंखों से महपारा बेगम की तरफ देखा। अफसोस से सर हिला के रह गई थी। हमेशा से उनको नाज़र अवान का फ़ारसी के साथ रवैया बुरा लगता था, मगर वो इसकी वजह की वजह से खामोश हो जाती थी। वैसे डियर सिस्टर, क्या तुम बोलोगी सबके सामने? यह कमल था, उसका चचाजाद भाई। उसकी बात पर फ़ारसी ने गुस्से से देखा, मगर कमर के साथ बैठे एहसन की हंसी देखकर लब काट के रह गई। फिर बड़ी बेदिली से खाना खाकर मर्दों के उठने के बाद उठी तंजीला चची के सवाल पे रुकी थी। तुम्हारी मंगनी की रिंग कहाँ है? उनके सवाल पर खुश्क होते गले को तर करती मुड़ी। उसके रूम में होगी। महपारा बेगम ने उसकी मुश्किल आसान की थी। वो गहरा सांस भरती, सर हिलाती अपने कमरे में आ गई। आज रूम में थी, कल रूम में होगी, और एक दिन सबको पता लग जाएगा। मैं क्या कहूँगी सबको? सर थामे बेड पर आलती पालती मार कर बैठ गई। वो इस वक्त उस ब्लू जीन्स और वाइट बटन डाउन शर्ट वाले बर्जल इब्राहिम को सोचना नहीं चाहती थी, मगर वो उस ग्रे आंखों वाले बर्जल इब्राहिम को सोच रही थी। मेरा काम अच्छे से हो जाना चाहिए। बात ख़त्म करता वो खाने की टेबल पर आया था, जहाँ हमेशा की तरह वो दोनों इसका इंतज़ार कर रहे थे। शुरू करो तुम दोनों। मिस जोना को इशारा करता वो दोनों से बोला। मिस जोना ने खाना प्लेट में निकाल कर उसके सामने रखा और ख़ुद ज़रा सा पीछे होकर खड़ी हो गई। अरे ये क्या? अपने हैदर मियाँ आज दाल चावल खा रहे हैं? सुलेमान जो सारे वाक़े से लाइल था, हैदर के आगे पड़ी प्लेट को देखकर हैरान हुआ था। दिल पे पत्थर रखकर खा रहा था। ओ हैदर, तुम तो काफ़ी सादा होते जा रहे हो। खाने में सादगी बहुत अच्छी बात है। बर्जल इब्राहिम ने मुस्कुराहट होंठों में दबाकर उसे सराहा था, जो ज़ब्त के घूंट भर के रह गया। लगता है हैदर मियाँ को सज़ा दी गई है। सुलेमान को उसका दाल चावल खाना फिर खामोश रहना हज़म नहीं हो रहा था। इसीलिए मिस जोना की तरफ देखा, जिसने कंधे उचका दिए। सब जानते थे मिस जोना सिवाय बर्जल इब्राहिम के किसी को वजाहत नहीं देती थी। किसने दी है? बताएगा कोई मुझे? किसकी इतनी हिम्मत मेरे भाई को इस तरह की सज़ा दे? बर्जल इब्राहिम उसके सुर्ख चेहरे के तासुरात देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब क्या मैं ये खाना खा सकता हूँ? बड़े तहम्मुल से बोलता सुलेमान को कहकहा लगाने पर मजबूर कर गया, क्योंकि वो सारी गेम समझ चुका था। श्योर। बर्जल मुस्कुराहट दबा गया। भाई एसपी आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। सुलेमान की इत्तला पर बर्जल ने सर हिलाया। अच्छा है सुलेमान, उसे मेरे बारे में जानने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए बशर्त ज़रूरी है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है भाई, वो आपके बारे में जान तो लेगा, कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि 20 का जो भी काम करते हैं उनके सबूत नहीं छोड़ते। सुलेमान का लहजा मुस्कुराता था, जिसको समझकर बर्जल के लब फैले थे। इस बार नाज़र अवान के साथ बिल्ली चूहे का खेल खेलने को दिल कर रहा है। खाने से हाथ खींचता वो उठ खड़ा हुआ था। इस खेल में चूहा तो नाज़र अवान होगा, मगर बिल्ली? खामोशी से खाना खाते हैदर ने पहली दफ़ा इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। गुस्सा तो इसे भी था नाज़र अवान पर, जिसने जानबूझकर इसे पकड़ा था। बर्जल इब्राहिम की आंखों के सामने खौफज़दा हिरनी आई थी। उसके लब मुस्कुरा उठे। है एक डरपोक मासूम बिल्ली, कहता वो चला गया। हैदर ने नासमझी से सुलेमान की तरफ देखा, जो खुद इसकी बात का मतलब समझ रहा था। फारिसा अवान। सुलेमान के जहन में झमाका हुआ। हैरानी से सीढ़ियाँ चढ़ते बर्जल इब्राहिम को देखने लगा। डरपोक बिल्ली? हैदर अभी तक उलझन में था। फारिसा अभी तक सोचों में डूबी थी कि दस्तक की आवाज़ पर अपने ख्यालों से निकलकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ अंजुम खड़ी थी। आ जाएं। सीधी होकर बैठी तो अंजुम कमरे में, उसके हाथ में कुछ था। छोटी बीबी आपके लिए।
एक छोटा सा डब्बा था, इसके सामने रखती वो चली गई। फारिसा जो पूछने लगी थी इसमें क्या है और किसने भेजा, उसके जाने की फुर्ती देखकर चुप हो गई। डब्बा खोला जिसके अंदर एक छोटी सी मैरून वेलवेट कलर की डब्बी और साथ एक चिट थी। ये क्या है सोचती डब्बी को खोलने लगी। उसके अंदर हीरे की रिंग देखकर वो शशतर रह गई। बिल्कुल उस जैसी रिंग थी, बस फ़र्क था कि उसके अंदर बी का वो बड़े गौर से देखने पर नज़र आता था, वरना कोई सरसरी देखता तो ये पहचान ही ना पाता कि वो रिंग नहीं है। ये कैसे, किसने भेजी? वो उलझन का शिकार होने लगी। उस चिट को खोल कर देखा तो उस पर लिखी इबारत पढ़कर वो हैरानगी के शदीद झटके के ज़ेरे असर चली गई। ये रिंग पहन लेना, उतारने का कभी सोचना मत, वरना फिर तो मुझे तो जान ही गई होगी कि मैं जो कहता हूँ वो करता भी हूँ। अब शुक्रिया तो फ़र्ज़ है तुम पर, ख़ुद को तैयार रखो, बहुत जल्द शुक्रिया वसूल करने आऊँगा। बर्ज़ल इब्राहिम। वो जैसे जैसे पढ़ती गई वैसे वैसे उसका दम खुश्क होता चला गया। वो सारी रात इसी कश्मकश में रही कि इस रिंग को पहनना है या नहीं। सुबह तक फैसला नहीं कर पाई थी। कॉलेज के लिए तैयार होकर रिंग को पकड़कर ड्रेसिंग के ड्रॉ में डालती वो जाने के लिए मुड़ी कि कमरे में दाखिल होती माहपारा बेगम को देखकर वो रुकी और अपना हाथ दुपट्टे की ओट में कर लिया। हो गई तैयार तुम? वो इसका तफसीली जायज़ा लेती हुई बोली, जी मामा, असल में मैं तुमसे ज़रूरी बात करने आई थी। तुम्हारी सास की कॉल आई थी, डेट फिक्स करने आना चाहती हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे बाबा से बात करके आपको बता दूंगी। माहपारा बेगम की बात पर गहरा सांस भरती अजीब से अंदाज में मुस्कुराई थी। और बाबा तो कहते होंगे कल के बजाय आज ही वो आ जाएं और मुझ मुसीबत को लेकर जाएं, ताकि बाबा की फ़िक्र तो ख़त्म हो। उसके तंज पर माहपारा बेगम खामोश हो गई थी, क्योंकि यही जवाब नाज़र शाह से मिला था। पर मामा, मेरे पेपर? तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी स्टडी में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, बल्कि वो खुद चाहते हैं कि तुम तालीम जारी रखो। माहपारा बेगम ने नरमी से उसका गाल सहलाया था। वो मुस्कुराती, रिंग कहाँ है? माहपारा बेगम उसके हाथ को देखती क्या उठी। फारिसा गड़बड़ा की, वो ड्रॉ में है। क्यों? कल भी तुम्हारी चची रिंग के बारे में पूछ रही थी, जल्दी से पहनो। माहपारा बेगम के इसरार पर सर हिलाती ना चाहते हुए रिंग निकालकर उंगली की जीनत बना चुकी थी। नाज़र अवान इस वक्त एक होटल में बैठा दिलावर का इंतज़ार कर रहा था, जो कि अपने दिए गए टाइम से 10 मिनट लेट हो चुका था। सब के सब नाकारा लोग हैं यहाँ। कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डालता पानी का तीसरा गिलास मुँह से लगा गया। 2 दिनों से वो ऐसी पेचोताप खा रहा था। आखिर को कोई बड़ी दीदा दलेरी से न सिर्फ उसके घर में घुसा था, बल्कि सरेआम उसे धमकी से भी नवाजा गया था। सॉरी सर, लेट हो गया मैं। तभी दिलावर इसके पास आता जल्दी से बोला। नाज़र अवान बस गुस्से से घूर के रह गया। काम का बताओ। बर्ज़ल इब्राहिम के बारे में जानने के लिए नाज़र अवान बहुत बेताब था। सर, अगर देखा जाए तो वो एक आम शहरी है जो बड़े शरीफाना तौर पे रह रहा है। उसका बैकग्राउंड क्लियर है। उसका अपना एक गैंग है जो पूरे मुल्क में क्या बाहर के ममालिक में भी काम करता है। मगर हैरत की बात है कि वो क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, बिना सबूत छोड़े वो कैसे सबकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं, ये भी नहीं मालूम। दिलावर की इन्फॉर्मेशन पर नाज़र अवान का दिमाग गर्म हुआ था। ये इत्तलाआत हैं तुम्हारी, ये मुखबरी करते हो तुम। कोई एक बात जो मेरे पते की बताई हो तुमने, एक आम आदमी के बारे में तुम? सर, वो आम आदमी नहीं है। किसी पुलिस स्टेशन, किसी भी इन्वेस्टिगेटर, किसी भी गैंग के पास उसकी ज़रा भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबूत तो दूर की बात, कोई जानता भी नहीं कि वो काम क्या करता है। बस इतना है कि लोग उसके नाम को जानते हैं और उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि उसका उठना बैठना बहुत बड़े बड़े सियासतदानों, कानून के रखवालों के साथ है, क्योंकि वो फंडिंग बहुत देता है सियासी पार्टियों को। दिलावर ने उसकी बात काट कर सच्चाई बयान की, जो उसे किसी सूरत हज़म नहीं हुई थी। पर अब उसका पाला मेरे साथ पड़ा है, नाज़र अवान के साथ, और मैं बखूबी जानता हूँ अपने बिल में छुपे सांप को कैसे बाहर निकालना है। एक दफ़ा वो मेरे पर खुल जाए, फिर केस बनाना, उसे अंदर करना बहुत आसान हो जाएगा। नाज़र अवान की आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। सर, उसने क्या किया है वैसे? ये तुम्हारा मसला नहीं है और ना तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है। तुम बस इतना करो, जिन सियासी पार्टियों को वो फंड देता है वो कौन सी हैं, ताकि पता चले उनसे वो कौन से काम निकलवाता है। नाज़र अवान उठते हुए कुछ नीले नोट उसके सामने टेबल पर रखता होटल से बाहर निकल गया। वो गायब दिमागी के साथ क्लासरूम में बैठी पेंसिल से लकीरें खींचती सबसे लाताल्लुक़ थी कि उसके साथ बैठी उसकी दोस्त हीरा ने दूसरी बार उसे टहोका दिया। कहाँ गुम हो आज? हाँ, कहीं नहीं। बोझल दिल के साथ गहरी सांस भर गई। मुझे लगा शायद उस हैंडसम के बारे में सोच रही थी। हीरा की मायने ख़ेज़ बात पर वो नासमझी से देखने लगी। कौन हैंडसम?
अरे वही जो उस दिन कॉलेज के गेट पर था तुम्हारे साथ, तुम्हारा मंगेतर हादी। और कौन? हीरा की बात पर वो भौचक्की से उसे देखने लगी। वो नहीं, वो वैसे बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतना खूबसूरत चार्मिंग पर्सनैलिटी का मंगेतर मिला, ऊपर से केयरिंग भी। हीरा अपने ही ध्यान में बोलती जा रही थी, बार बार कुछ कहने को लब वाह करती, फिर चुप हो जाती कि उसके खामोश होने के बाद वो बोलती कि प्रिंसिपल के ऑफिस में उसका बुलावा आ गया। मैडम ने मुझे क्यों बुलाया? खुद से कहती और सोचती प्रिंसिपल रक्षंदा के ऑफिस में दाखिल हुई। जी आपने बुलाया मैडम? फारिसा के कहने पर मैडम रक्षंदा ने उसकी तरफ देखा। हाँ, वो बाहर आपके ड्राइवर आए हैं। आपके घर से कॉल आई थी कि आपके घर मेहमान आ रहे हैं, सो आपकी हाफ छुट्टी मंजूर हो गई, आप जा सकती हैं। मैडम की बात पर उसका ध्यान महपारा बेगम की तरफ गया जो सुबह इसे इत्तला दे रही थी। ओह, तो वो लोग आज ही आ गए। वो बैग उठाए गेट की तरफ चलती। बाहर आकर देखा तो ड्राइवर या गाड़ी कहीं दिखाई ना दी। कुछ परेशान सी होती इधर उधर देखने लगी। तभी एक ब्लैक गाड़ी खड़ी नजर आई। ये तो हमारी गाड़ी नहीं है। सर नफ़ी में हिलाती वापसी के लिए कदम मोड़े कि अपने पीछे खड़े उस 6 फीट से निकलते कद वाले बर्जल इब्राहिम को देखकर दिल उछल कर न सिर्फ हलक में आ रुका, बल्कि ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का सांस नीचे ही अटक गया था। यकीनन बुरा तो बिल्कुल नहीं लगा होगा मुझे यहाँ देखकर। वो अपने दोनों हाथ पैंट की जेबों में फंसाए दिलचस्पी से उसके तासुरात जांचने लगा। मैंने ये। वो अपने खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरती अपनी अंगूठी वाला हाथ आगे करके जैसे कह रही हो, मैंने रिंग पहन ली है, अब क्या लेने आए हो? नाइस। बर्जल इब्राहिम ने रिंग को अपने हाथों की 2 पोरों से छूकर सराहा था। जल्दी से ना सिर्फ अपना हाथ पीछे करके खुद भी 2 कदम पीछे हटी थी। वेल, गाड़ी में चलना ज़रा, मुझे तुमसे काम है। वो इसकी घबराहट का जायज़ा लेता बेनियाजी से बोला। नहीं। फारिसा कतियत से इनकार करके इसके देखने पर जल्दी से वजाहत देने लगी। वो मुझे घर जाना है, वो मेरा ड्राइवर। मैंने ही बुलवाया है तुम्हें। तुम्हारा ड्राइवर ठीक 1 घंटे बाद अपने टाइम पर ही आएगा। फारिसा हैरत के शदीद झटके के ज़ेर असरों से देखने लगी। आपने? खुद को कोसने लगी कि गेट से बाहर ही क्यों निकली, पहले ड्राइवर की निशानदेही तो कर लेती, मगर वो फारिसा अवान थी। सबके हुक्म पर सर खम करने वाली इतनी समझदारी का मुजाहरा कैसे कर सकती थी? अब चलोगी कि मुझे तुम्हारा हाथ पकड़कर या बाजू से खींचकर ज़बरदस्ती गाड़ी में ले जाने की धमकी देनी होगी? अगर ऐसे ही कोई सीन क्रिएट करना चाहती हो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। बर्जल इब्राहिम ने अपने अज़ली लापरवाही वाले अंदाज में कंधे उचकाए थे, जबकि फारिसा सरनफ़ी में हिलाती कदम बढ़ा के और अपने धक धक करते दिल को काबू में करते कनखियों से कॉलेज के गेट की तरफ देखने लगी जो बंद हो चुका था। फिर सड़क की तरफ देखा जहाँ इस वक्त इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही थी। वो इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय रोने के, और उसने वैसे ही किया था। उसकी आंखों में पानी इकट्ठा होने लगा था। वो हमेशा की तरह अब भी उसके सामने बेबस हो गई थी। गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोला गया था। वो बैग संभालती अंदर बैठ गई। अंदर बैठने पर उसे अंदाज़ा हुआ वो कोई कार नहीं थी, बल्कि आमने सामने सीटों वाली कोई और ही गाड़ी थी, जिसकी सीटों के दरमियान एक टेबल था जिसमें 2-3 किस्म के खाने थे। अपने डर, अपनी बेबसी से आंखों में आ जाने वाले आंसुओं को साफ करती वो ये नहीं देख सकी थी कि 2 आदमी फ्रंट सीट से उठकर जाकर बाहर खड़े हो गए थे। असल में मुझे लंच करना था, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ किया जाए। दूसरा शुक्रिया भी तो वसूल करना था उस अदना सी चीज़ का। रिंग की तरफ इशारा करता पानी की बोतल मुँह से लगा क्या। फारिसा का दिल क्या रिंग उतार कर उसके मुँह पे दे मारे, मगर वह ऐसा कर नहीं पाई थी क्योंकि उसके अंदर ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं थी। इसलिए तो अपनी कम हिम्मती पर आराम से आंसू बहाने लगी थी। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी इन आंसुओं से फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं। तुम आंसू बहाओ, मैं कहूँ मत रो, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं। सो ये साफ़ करो और सुकून से कुछ बातें सुनो और चली जाना। इसकी तरफ टिश्यू पेपर बढ़ाता जिससे फारिसा ने मरे मरे हाथ से थाम कर आंसू साफ करने लगी जो इस कठोर की बातों पर बिला वजह ही आए जा रहे थे। लंच करना है तो कर लो, वैसे भी रात का खाना बमुश्किल ही हज़म होगा तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए रात तक एक सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ। कांटे और स्पून की मदद से सैलेड खाता वो फारिसा का दम खुश करने लगा। मुझसे शादी करोगी? वो जो अभी उसकी पहली बात पर सोच में पड़ गई थी अब तो शशतर आंखें फाड़े उसे देख रही थी, जो इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी पुरसुकून सा खाना खा रहा था। तुम्हारे बाबा से बात करने से पहले मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं, क्योंकि कल को मैं ये नहीं सुनना चाहता कि मुझसे किसी ने मेरी मर्ज़ी ही तलब नहीं की थी। वो शायद इसे अपनी बातों से ख़त्म करना चाहता था, इसलिए बातों के तीर चलाता गया ये देखे बिना कि अगला बंदा मरने के करीब हो चला था।
نہیں نہیں، پھر سے اس کی آنکھوں سے جیسے سیلاب اتر آیا تھا۔ بابا مار دیں گے مجھے، بابا نہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، یہ نہیں۔ آگے کا سوچ کر ہی ڈھل گئی تھی، وہ جانتی تھی یہ سننے کے بعد اس کا باپ اس کے منہ سے صفائی کا ایک لفظ بھی نہیں سنے گا۔ اس کے سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھ کر برزل نے کھانے سے ہاتھ روکا، اب کی بار کچھ نرم لہجے میں گویا ہوا، تم فکر نہ کرو، جس طرح میں رشتہ طلب کروں گا تمہارے بابا تمہیں ماریں گے نہیں، تمہیں محفوظ کریں گے۔ اس کی تسلی پر مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ میری شادی ہونے والی ہے، میں ہاں تو یہی تو کہہ رہا ہوں، تیار ہو جاؤ، تمہاری شادی ہونے والی ہے، 2 دن دے رہا ہوں، تیسرے دن آ جاؤں گا تمہیں رخصت کروانے کے لیے۔